हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम आपको पता है, उन्नत क्लासेस बाई डीएस। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन देख लिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देख लिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देख ली अपन ने, और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी। और शिक्षा मनोविज्ञान बालक के लिए क्यों उपयोगी है, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में बात कर ली थी। दोस्तों, इन बिंदुओं के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अपन क्या पढ़ रहे थे? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की अपन ने बात कर ली थी, प्रकृति के साथ में परिभाषा की बात कर ली थी, जो अपन ने लास्ट क्लास में बातें कर ली थी। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में अपन ने बात की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक है। इसमें शैक्षिक इसमें विधायक है, शुद्ध विज्ञान है। इसमें बालक के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इन सब बिंदुओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। और उसके बाद में अपन ने बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा होगी। परिभाषा अपन ने देखी थी, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की देखी थी अपन ने। एक प्रकार की परिभाषा अपन ने देखी थी स्टीफन की। स्टीफन ने परिभाषा देते हुए क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ट्रो के अनुसार अपन ने परिभाषा देखी थी। ट्रो ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान वैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। ऐसे करके अपन ने कम से कम पांच छह परिभाषाएं देखी थी। आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान के तत्वों की बात करने वाले हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए तत्व क्या 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 तत्व जरूरी है। इन सब इस बिंदु के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला वो आपका रहने वाला शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व है। आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का तत्व कह लो या अवयव कह लो, ठीक है। इनके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए हमारी क्लास में। अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कौन कौन से तत्व इंपोर्टेंट है जिसके आधार पर अपन शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान की इंपोर्टेंट है। सबसे पहला जो तत्व होता है आपका अधिगम करता। अधिगम करता कौन होता है बच्चों? सबसे पहला जो तत्व होता है वो आपका होता है अधिगम करता। अधिगम करता कौन होता है बच्चों? अधिगम करता वो होता है जो सीख रहा है, जो सीख रहा है आपसे, वो आपका अधिगम करता है। बेसिकली अपन अधिगम करता के रूप में अपन बालक को ले सकते हैं, पढ़ने वाले को कह सकते हैं। जो पापन से सीख रहा है उसे क्या कहेंगे? अधिगम करता या बालक को कहा जाता है। अधिगम करता ही जो शिक्षा का मनोविज्ञान के लिए मूल केंद्र या मूल तत्व होता है। यानी कि अगर बालक है तो शिक्षा मनोविज्ञान है, अगर बालक नहीं है तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। इसमें अपन क्या क्या देखते हैं अधिगम करता में बालक के व्यक्तित्व का विकास देखते हैं। व्यक्तित्व का विकास, बालक के व्यक्तित्व का विकास, बुद्धि का विकास, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, इन सब चीजों का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसका? बालक का। तो पहला जो आपका तत्व होगा वो कौन सा होगा? आपकी अधिगम करता। दूसरा जो तत्व होता है दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया होती है। दूसरा तत्व क्या है दोस्तों? अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया क्या है बच्चों? अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया कैसी कि जिस प्रकार से बालक मानसिक क्रियाएं करता है उनको किस प्रकार से अपन सिखा रहे हैं, वो सारे क्या आते हैं? बालक के आंतरिक जो भाव होते हैं उनको अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे बालक के अंदर संपत्ति निर्माण होता है, चिंतन होता है, बालक का ध्यान केंद्रित होता है, मेमोरी या स्मृति होती है, किसी समस्या का समाधान कर लेता है, या सीखने के कोई नियम व सिद्धांत होते हैं, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत। या अपन इसके अंतर्गत अपन एक पाठ्य पुस्तक को भी ले सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक भी क्या कर रही है? अपने पाठ्य पुस्तक से अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो पाठ्य पुस्तक अपने लिए अधिगम प्रक्रिया का माध्यम बनी हुई है कि हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सिखा रहे हैं। और तीसरा जो तत्व होता है वो आपका होता है अधिगम वातावरण।
अधिगम, वातावरण, ये आपका तीसरा तत्व है। दोस्तों ये मूल 3 तत्व बताए गए हैं अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है, तभी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अधिगम स्थितियां अधिगम वातावरण मान लेते हैं, तो इसमें अधिगम वातावरण का मतलब कक्षा का वातावरण किस प्रकार का है। शिक्षा कक्षा का वातावरण कैसा है, बच्चे का अनुशासन कैसा है, बच्चे के अंदर मोटिवेशन कितना है, प्रेरणा कितनी है, बच्चे को निर्देशन दिया जा रहा है वो समझ पा रहा है कि नहीं, बच्चे को किसी चीज को लेकर परामर्श दिया जा रहा है वो चीज वो समझ पा रहा है कि नहीं। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, आपके अधिगम परिस्थिति के अंतर्गत। ये तो आपके सामान्य वर्गीकरण में देखते हैं कि सामान्य वर्गीकरण में शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व हैं। सामान्य शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व है, 3 तत्व। एक तो अधिगमकर्ता जहां बालक होता है, दूसरा आपके अधिगम स्थिति, सॉरी दूसरा आपकी अधिगम प्रक्रिया की किस तरीके से बालक को सिखाया जा रहा है, इसके लिए अलग अलग विधियां हो सकती है। तीसरा आपका अधिगम वातावरण, यानी किस वातावरण में बालक सीख रहा है। एक तो एक विद्यालय है वो शांत क्षेत्र में है, वहां अच्छे से वो बच्चा अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहा है। एक विद्यालय से कहीं शहरी इलाकों मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बाहरी आवाजें बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, तो वहां भी बच्चे का सीखना थोड़ा बाधित होता है, लेकिन बच्चा सीखता है। तो ये आपके मूल जो अधिगम तत्व है वो आपके ये होते हैं। लिंडग्रेन जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये 3 तत्व बताए हैं। क्या बताए ये 3 तत्व, किसने बताया, आपके लिंडग्रेन ने बताया कि एक तो बाल शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो तत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान का तत्व पहले तो आपका अधिगम करता है, दूसरा अधिगम की प्रक्रिया है, तीसरा अधिगम की स्थिति। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, अधिगम तत्व के अंतर्गत। इन्होंने केवल 3 बताए, किसने, लिंडग्रेन महोदय ने। किसने बताई ये 3, लिंडग्रेन। लिंडग्रेन ने बताए 3 तत्व, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण या परिस्थिति। तो अधिगम करता तो आपका बालक, अधिगम प्रक्रिया किस विधि से आप सिखा रहे हो, या इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक को शामिल कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, ये चीज इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। दूसरा आपका वातावरण, यानी कि किस वातावरण, कैसा वातावरण, बच्चा अनुशासित हो रहा है कि नहीं, बच्चे को उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में ये मूल रूप से अपन 3 तत्व देखते हैं। उसके बाद एक अलग और अन्य जो तत्व में देखते हैं अपन, एक देखते हैं अधिगम अनुभव की, बालक के अंदर बालक को जो अधिगम दिया जा रहा है उसके लिए अनुभव कितना है, यानी कि किसी विषय वस्तु को किस प्रकार से अपन प्रेजेंट कर पा रहे हैं, वो आपका अनुभव अधिगम अनुभव होता है। कि आप अगर कहीं विद्यालय में आप कहीं पढ़ाने जाते हो तो आप अपना जो आपके पास जो कंटेंट है उसको आप किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाते हो, जिस तरीके से आप इस कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाते हो वही आपका क्या होता है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद आती है शिक्षण विधि। तो 5वां तत्व क्या आता है बच्चों, आपके शिक्षण विधि, यानी कि कौन सी शिक्षण विधि का आप बच्चे के अनुसार चयन कर रहे हो। कई प्रकार की शिक्षण विधियां होती है जो आपके आगे अपन देखेंगे कि शिक्षण विधियां कौन कौन सी मुख्य है। तो शिक्षण विधियां भी बच्चे को शिक्षण के लिए या बच्चे के अधिगम के लिए उपयोगी होती है। और तीसरा आपका अंतिम जो तत्व होता है वो आपका होता है मूल्यांकन, यानी कि बच्चे को अगर आपने कुछ सिखाया है तो उसका मूल्यांकन भी करना आवश्यक है। तो ये चीजें आपने अपन किसके अंतर्गत देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व में क्या क्या देखा अपन ने। पहला तत्व, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य रूप से 3 तत्व बताए गए हैं, अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वातावरण या स्थिति। उसके बाद अन्य तत्वों में अपन देखते हैं, तो अधिगम अनुभव कि आपको आपको जो सिखा रहा है उसके अंदर अनुभव कितना है। उसके बाद आते हैं आपकी शिक्षण विधि, उसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। तो ये दोस्तों आपके शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व होते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपके शिक्षा मनोविज्ञान बिंदु जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक है वो आपका समाप्त होता है। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, आपका शिक्षा मनोविज्ञान कंप्लीट होता है, इसके साथ आपका नया जो टॉपिक स्टार्ट होगा आज जो अपन वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब से हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए और सारी क्लासेस आपको कंटिन्यू डाली हुई मिल जाएगी, वो आप वहां जाके देख सकते हैं। आगे आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों अधिगम, नया बिंदु स्टार्ट करेंगे अपन, क्या, अधिगम, दूसरा बिंदु है अधिगम। क्या होता है अधिगम, अपन ने देखा अधिगम करता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति। तो समझ में तो यही नहीं आया कि अधिगम क्या होता है। क्या होता है अधिगम, अधिगम दोस्तों क्या होता है, सामान्य अर्थ में अपन जब देखते हैं, सामान्य रूप से जब अपन अधिगम जब शब्द आपके सामने आता है तो सामान्य रूप से अपन अधिगम का अर्थ समझ लेते हैं सीखना, लर्निंग इज अधिगम। यानी कि अधिगम को क्या कह सकते हैं अपन, सीखना ही अधिगम है। ये तो अपन सामान्य रूपों में इसका अर्थ मान लेते हैं, हाँ भाई चलो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि आप सीख रहे हो किसी बिंदु को, आप सीख रहे हो, आपका अधिगम है।
लेकिन वास्तविक रूप से जो अधिगम है, अधिगम को अगर वास्तविक शब्दों में अपन देखें, तो वो सीखना आपका अधिगम नहीं है, जो आपने सीख लिया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है? मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँगा रीट का पूरा, जो आपके रीट फ्री में आने वाला सिलेबस है साइकोलॉजी का, जिसमें आपके 30 नंबर का पेपर आने वाला है, उसका सिलेबस मैं पूरा कराऊँगा, मैं पूरा पढ़वाऊँगा, ठीक है? तो आप पढ़ रहे हो मेरे से, यहाँ तक कोई, यहाँ तक इसे आप अधिगम कह सकते हो क्या? कह सकते हो क्या? नहीं बच्चों, ये सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं कि हाँ, अपन क्या कर रहे हैं, अधिगम। लेकिन वास्तविक रूप में तब आएँगे कि जब आप उस सीखे हुए ज्ञान को अपने व्यवहार में उपयोग लोगे, यानी कि जो सीखा, जो भी ज्ञान आपने लिया, उसको आप अपने व्यवहार में किस तरीके से उतारते हो, किस तरीके से प्रस्तुत करते हो, उसे आप अभी अधिगम कह सकते हैं। तो सीखे गए ज्ञान से, तो अपन इसकी परिभाषा अपन देखते हैं सामान्य परिभाषा में, सीखे हुए या सीखे गए ज्ञान का या ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन, सॉरी स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है आपका? अधिगम कहलाता है। अब स्थायी परिवर्तन किस प्रकार से, अब जैसे मान लो आपके सामने कोई मोटिवेशन लाइन आ जाती है, कभी कभी आप जब रील्स स्क्रॉल, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, या शॉर्ट्स वगैरह आप देखते हो, या आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हो, तो आपके अचानक बीच में कुछ मोटिवेशन की लाइन आ जाती है, जिस प्रकार से कहते हैं, कई कोई मोटिवेटर होता है वो आपके लिए कह रहा है, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, रगों में विश्वास रखती है, बिना कोशिश किए जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति में पढ़ने क्या सीखा हम, मैंने आपको ये पंक्ति की आपने सुनते ही बहुत खतरनाक वाला जोश आ गया, आपका वो जोश एक दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन आपका वो जोश खत्म। जैसे आपको कहीं अच्छा सा मोटिवेशन स्पीकर आता है, मोटिवेटेड लाइन आती है, आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो कि नहीं भाई अब तो मेरे को ये करना ही है। आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक दिन आपको अच्छा सा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छी सी कोई मोटिवेटर आता है, या आपके सामने कोई अच्छी सी पंक्ति आ जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और चलने का मजा भी आएगा। वो सुनते ही आपके अंदर से खून तेज तेज दौड़ता है, आपके मन में आता है कि नहीं अब तो मैं बस फाड़ दूंगा, ये जो भी आपकी जो ये जो कंपटीशन की जो परीक्षा है, जो आपकी रीट की परीक्षा, उसके पेपर को फाड़ दूंगा, यानी कि इसको मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा। उस दिन आप बहुत खतरनाक वाला जोश रहता है। लेकिन जैसे जैसे एक दिन आप में जोश रहा, दूसरे दिन थोड़ा वो कम होता है, तीसरे दिन वो कम रहता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, तो धीरे धीरे जो आपका जोश कम हो जाता है, उसे अपन अधिगम नहीं कह सकते। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, आप किसी चीज को समझ रहे हो, किसी चीज के बारे में जान रहे हो, और वो आपके जीवन में स्थायी हो गया, वही आपका अधिगम कहलाता है, उसे अपन अधिगम कह सकते हैं। अब मान लो कई बार आपके सामने, कई बार ऐसा होता है, कई बार आप देखते हो कि एक बार कोई व्यक्ति होता है, बढ़िया बढ़िया जोश में हो जाता है, शानदार सा जो बढ़िया वाली जोश में रहता है, और वो व्यक्ति उस समय बहुत खतरनाक जोश में रहता है, उसे खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, इतना खतरनाक तरीके से अग्रेसिव हो जाता है। जैसे मान लो एक उदाहरण से समझते हैं कि भाई रात को मैंने मान लो एक पैक लगाया बढ़िया वाला और सो गया, रात व्यवहार में स्थायी हो जाना ही क्या है आपका अधिगम है। तो अपन अधिगम किसे कहेंगे? सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो इसके लिए अपन परिभाषा लिख दी, आपने लिखी होगी, सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में, सीखे हुए ज्ञान से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब देखो, एक व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य परिस्थितियों से गुजरता है, उसे अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से उसे सामना करना पड़ता है। वो व्यक्ति कभी कभी क्या करते हैं, रास्ते चलते कोई ऐसी बात आपके अंदर आ जाती है और वो आपके जीवन में स्थायी हो जाती है। तो वो स्थायी हो जाने वाले अनुभव को ही क्या कहा जाता है? व्यवहार में परिवर्तन। जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिस किसी चीज से आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिस प्रकार से एक एक वाहन चालक वाहन चलाता है, ठीक है, आपको वाहन चलाना नहीं आ रहा है, एक वाहन चालक वाहन चला रहा है, और
थोड़े दिनों 2-4 दिन सीखता है और फिर वो उस कार्य को छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं करता है, तो फिर वो भूल जाता है। तो उसने क्या नहीं किया, उसने उसको सीखा तो है लेकिन उसका अधिगम नहीं हो पाया। अगर वही व्यक्ति उस वाहन को आज चलाया है, आज के 20-25 साल बाद उसे वो वाहन दिया जाए और वो उसे चला ले, तो उसके व्यवहार में अधिगम है, यानी कि उसके उसने क्या किया है, अधिगम किया है, उसके व्यवहार में क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन हो गया। कि अंतिम रूप से जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अधिगम। अब कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो अचानक आते हैं, कभी-कभी अपने संवेग उग्र हो जाते हैं, तो अपने अंदर बहुत सी क्षमताएँ आ जाती है, पता नहीं कौन से बालाजी, भैरवजी सारे देवता एक साथ आ जाते हैं, भले ही कितना ही खतरनाक वाला व्यक्ति आ जाओ, उसको अपन कहते हैं, उसको अपन दबा देंगे, मार देंगे। उस समय तो आप में जोश आता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो जोश कम हो जाता है, वो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, वो आप उसको आप अधिगम नहीं कह सकते, वो आपका एक संवेग था जो थोड़ी देर के लिए आया और बाद में शांत हो गया। फिर आपको इस चीज़ का पछतावा कि यार इस आदमी को तो मैंने गलत ही बोल दिया। इस प्रकार से जो परिवर्तन आते हैं वही क्या होते हैं, अधिगम होते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे अधिगम की परिभाषाओं की। अधिगम की क्या क्या कौन कौन सी परिभाषाएं अपन देखेंगे, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अधिगम तो समझेंगे, अधिगम क्या होता है कि सीखे हुए ज्ञान का अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे बच्चों अधिगम समझ में, कि सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी हो जाना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन है, यानी कि किसी कार्य को से आपके किसी से व्यवहार में आपके जो स्थायी परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है। अब अपन बात करने वाले हैं अधिगम की परिभाषाओं की। क्या बात करेंगे अपन, अधिगम की परिभाषाओं की। पहली परिभाषा देखते हैं अपन दोस्तों, पहली परिभाषा की अपन बात करते हैं दोस्तों, क्या देखेंगे दोस्तों, अधिगम क्या है, सीखे हुए ज्ञान का व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम। अब अपन बात करने वाले अधिगम की परिभाषाओं की। किसकी परिभाषा देखेंगे बच्चों, अधिगम की परिभाषा। अधिगम की कौन कौन सी परिभाषा है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। पहली जो परिभाषा आपकी सार्टेन की, सार्टेन सार्टेन ने परिभाषा देते हुए कहा कि प्रतिदिन होने वाले नए अनुभव के कारण आने वाला स्थायी परिवर्तन, यानी कि प्रतिदिन आप इस समाज में अलग अलग तरीके से अपन रहते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें अलग अलग अनुभव अपन सीखते हैं, यानी कि उत्तरोत्तर दिनों दिन आपके अधिगम का जो है अनुभव ही बढ़ता रहता है, आप कुछ सीखते उसके बारे में आपको अनुभव ही होता रहता है। तो इनकी परिभाषा इसी प्रकार से है कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, अधिगम। इन्होंने क्या परिभाषा दी बच्चों, इन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि प्रतिदिन होने वाले प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों नए 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 अनुभवों प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। तो दोस्तों मनोविज्ञान की जो सॉरी अधिगम की जो पहली परिभाषा में अपन ने देखा कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला कौन सा परिवर्तन, स्थायी। अभी मैंने समझाया आपको कि परिवर्तन अगर स्थायी है तो ही वो अधिगम है, बाकी वो अधिगम नहीं है। ये तो परिभाषा किसने दी थी, आपके सार्टेन महोदय ने। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की। सार्टेन के बाद अपन दूसरी परिभाषा देखते हैं वुडवर्थ की।
वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी? वुडवर्थ ने परिभाषा देते हुए कहा कि नवीन ज्ञान प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम। नवीन ज्ञान व प्रक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। यानी कि जो भी नवीन ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो, वो नवीन ज्ञान जो आप ले रहे हो, जो नई चीजें आप सीख रहे हो, जो नई प्रक्रिया आप कर रहे हो, वही क्या है? आपका अधिगम है। अगले मनोविज्ञानी की बात करते हैं अपन, गिलफोर्ड की। अगली परिभाषा देखेंगे अपन गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की परिभाषा इस प्रकार है दोस्तों। गिलफोर्ड ने कहा है कि गिलफोर्ड कहते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर, गिलफोर्ड के क्या कहा गिलफोर्ड ने? गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के अलग अलग, यानी कि गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका अधिगम। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है या अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार के कारण कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम कहते हैं। अब आप सोच रहे हो सिर्फ व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कैसे? आपका दोस्त, आपकी जो ग्रुप है, आपके दो दोस्तों का ग्रुप है, वो अलग अलग तरीके के दोस्त होते हैं आपके। कुछ अलग प्रकार के, कुछ अच्छे प्रकार के भी दोस्त होते हैं, कुछ गलत सोच रखने वाले भी दोस्त होते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ हमेशा रहते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, तो आप में कुछ ना कुछ गुण उन दोस्तों के आ जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार का दोस्त आपका दोस्त व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार धीरे धीरे कौन करने लग जाते हो? आप करने लग जाते हो। यानी कि व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में भी परिवर्तन हो गया। मान लो आपसे को आपके सामने कोई क्रोधित होकर, यानी कोई गुस्से में आपसे बातें कर रहा है, आपको बहुत कोशिश कर लिया, आप अपना गुस्सा, उसका गुस्सा सुनते सुनते बहुत कर, आपको कोई बातें बार बार बिना किसी बात की बार बार बात बोले जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो आपकी सहन क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी आपकी सहने की क्षमता से खत्म हो जाएगा, तो आप उस बातों से, यानी उनकी उस बातों से सामने वाले पे जिस प्रकार से अटैक करोगे, उस प्रकार से, यानी कि आपके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन। यानी कि आपका दोस्त आपको किसी न किसी बात के बारे में बता रहा है, जबकि आपकी वहां कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप थोड़ी देर सुनोगे, उसके बाद आपको बहुत भयंकर वाला गुस्सा आएगा और वो आपका तुरंत आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? अधिगम। ये किसने कहा है? गिलफोर्ड। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, वही स्थायी जो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? आपका अधिगम। आगे मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं अपन, गेट्स की। अगले जो मनोवैज्ञानिक है कौन? आपके गेट्स। गेट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिक गेट्स की परिभाषा, गेट्स की परिभाषा में देखेंगे कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन। यानी कि एक व्यक्ति धीरे धीरे, उसमें बहुत सारे अनुभव आते हैं, अलग अलग तरीके से उसमें अनुभव, उसका अनुभव बढ़ता ही रहता है। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे किसी चीज से आपको उसमें अनुभव आ रहा है, वो सीख रहा है, और उस अनुभव से वो कुछ सीख रहा है, उसमें कुछ प्रकार से कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से कि आपकी किसी चीज की ट्रेनिंग दी जाए और उस ट्रेनिंग से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका अधिगम। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने क्या क्या बात की? दोस्तों आज की क्लास में अपन ने बात की कि किस प्रकार से मनोविज्ञान के अंदर अपन ने बात की है मनोविज्ञान के तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों तत्व कौन कौन से देखे थे अपन ने, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद पहले ये परिभाषा लिख लेते हैं अपन गेट्स की। क्या लिखेंगे? गेट्स की परिभाषा। गेट्स की परिभाषा नहीं लिखी ना? लिखो। अनुभव एवं प्रशिक्षण, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में
स्थायी परिवर्तन। अनुभव है प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है या अधिगम कहलाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने बात की सबसे पहले अपन ने बात की मनोविज्ञान के तत्वों की। मनोविज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं, पहले बात की अपन ने मनोविज्ञान के तत्व। मनोविज्ञान के तत्व एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं उन चीजों को। पहले बात की अपन ने शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से तत्व? तीन तत्व बताए अपन ने। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व कितने? तीन। कौन कौन से? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रतिक्रिया प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, और एक तीसरा अधिगम परिस्थिति या अधिगम वातावरण। अधिगम परिस्थिति। क्या क्या किया? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। ये तीन तत्व बताए किसने? लिंडग्रेन ने। उसके बाद अपन ने अगले तत्व की बात की थी, अपन ने की थी शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। मूल्यांकन। लिंडग्रेन के अनुसार तीन प्रकार के बताए थे अधिगम परिवर्तन। तीन प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के तीन तत्व कौन कौन से? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। उसके बाद अन्य व्यक्तियों द्वारा एक तो अधिगम अनुभव आ गया, एक मूल्यांकन आ गया। इस प्रकार से अपन ने बात की। इसके बाद अपन ने बात की थी, अपना अगला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था अपन ने अधिगम। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम के बारे में अपन ने बात की थी। अपन ने कहा था कि सीखना ही अधिगम होता है, लेकिन वास्तविक इसकी जब परिभाषा देखने को आई तब वास्तविकता में ये है कि आप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है, यानी कि सीखे गए ज्ञान से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना ही क्या है? आपका अधिगम है। उसके बाद अपन ने मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं की बात की। सबसे पहले अपन ने बात की सार्टेन के अनुसार। सार्टेन ने परिभाषा देते हुए कहा था कि प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? अधिगम कहलाते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी वुडवर्थ की परिभाषा की। वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान एवं प्रक्रियाओं का अर्जन ही क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता। उसके बाद अपन ने बात की अगले गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने क्या कहा? गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आपका अधिगम। उसके बाद मनोवैज्ञानिक आए आपके गेट्स। गेट्स ने कहा कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।